इस समय देश विभिन्न संकटों के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहां विभिन्न देशों के साथ सीमा विवाद को लेकर तनातनी है, तो वहीं कोरोना जैसी महामारी ने पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को तोड़ के रख दी है। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। अब बात ये उठता है कि क्या चीन, नेपाल और पाकिस्तान को तीनों मोर्चों को एक साथ खोलना ठीक है या नहीं, या फिर अंधे होकर अमेरिका की गोद में बैठ जाना ठीक है या नहीं। इस चक्कर में विश्वसनीय रहे दोस्त रूस को दूर कर देना भी ठीक नहीं है, और ईरान के साथ संबंधों में परिवर्तन करना भी ठीक नहीं है। आसपास के बहुत से देश तबाह हो चुके हैं, और जो मजबूत दिखने वाले देश हैं वो भी वास्तविक रूप में इस कोरोना महामारी की वजह से अंदर से खोखले हो चुके हैं। हम आज आर्थिक संकट और कोरोना संकट में भी हैं और चारों तरफ से घिरे पड़े हैं। तो चीन भी चारों तरफ से घिरा पड़ा है और संकट में है। चीन ने आर्थिक विस्तार इतना अधिक कर लिया है कि तमाम जगहें जो हैं उसको आर्थिक रूप से फंसा लिया है। चीन आज लड़ाकू योद्धा नहीं बल्कि एक ऐसा व्यापारी बन बैठा है जो अपने घर और व्यापार की रक्षा के लिए सुरक्षा भी रखता है। बात करें नेपाल की, तो नेपाल की ज़रूरतें और मजबूरियां हम पर टिकी हुई हैं। बहुत सी ज़रूरतें हम नेपाल की पूरी करते हैं। जब हम अपनी तरफ से जाने वाली पाइपलाइन काट देंगे तो वे पानी पीने की कहीं तो जाएगा, लेकिन लाख माओवादी शासन हो गया हो पर आज भी नेपाल हिंदुओं का देश है और पशुपतिनाथ से लेकर सीता माँ का घर है, और इन लोगों के होते हुए उसे इतनी आसानी से और इतनी जल्दी भारत से काटा नहीं जा सकता है। नेपाल की अच्छी खासी निर्भरता भारत पर आज भी है। तो भारत की सेना में तैनात इतनी बड़ी संख्या में नेपाली गोरखा जहां हमारी फौज को मजबूत आधार है, वहीं यदि हम सचेत नहीं रहे तो चीज़ों को ठीक से नहीं देखे समझे तो आने वाले समय में वे आत्मघाती भी साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान की हकीकत सिर्फ इतनी है कि वो इस समय सेना की राज के कारण वो बिल्कुल पिछड़ गया है और आर्थिक बदहाली का शिकार हो चुका है, और तमाम आर्थिक स्रोत पर काबिज उसकी सेना और बड़े नेता तथा ठेकेदार लोगों की रुचि पाकिस्तान को बनने में कम और दुनिया के दूसरे देशों में संपत्तियां बनाने और अपने परिवारों को वहां सुरक्षित इंतजाम करने में अधिक रही है। पर किसी भी पाकिस्तानी से कहीं मुलाकात हो जाए तो वो भारतीय से प्रेम से मिलता है। ऐसा देखने और सुनने में मिलता है। अब कारण जो भी हो, बांग्लादेश को पैदा करने और बनाने में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, सभी जानते हैं। बांग्लादेश से बंगाल और उत्तर पूर्व का जो हजारों साल का सांस्कृतिक और हर तरह का संबंध है, इसलिए भी उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन ने उसकी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देना ही नहीं शुरू किया बल्कि नीतियां में ऐसी बदलाव और टैक्स का ऐसा ढांचा बनाया कि बांग्लादेश तेजी से तरक्की कर रहा है, और यहाँ तक कि अन्य देशों का निराश और परेशान व्यापार बांग्लादेश पहुंचने लगा है। यहाँ तक कि भारत का भी, और नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि बांग्लादेश ने भारत को पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता का प्रस्ताव देने लायक खुद को मान लिया, और नागरिकता कानून की चर्चा के दौर में उसका जवाब मुकाबले पर खड़े देश वाला था। नागरिकता कानून की बहस और भारत के अंदर से प्रतिक्रियाओं और अन्य भी घटनाओं ने संयुक्त अरब अमीरात इत्यादि से विभिन्न आपत्तियों और आवाज़ों को उठाने के लिए प्रेरित कर संबंधों, भावनाओं और भविष्य को लेकर झोल पैदा कर दिया है। हर आदमी अब दुनिया को ग्लोबल विलेज कहता है, पर भारत में सोशल मीडिया और ट्रोल ग्रुप और दलों के आईटी सेल ये नहीं देख पाते कि दुनिया भी उन्हें देख रही है। हर देश की कुछ कमजोरियां हैं और अंतर विरोध हैं, पर दुर्भाग्य से भारत के दूतावासों ने और सभी खुफिया एजेंसियों ने पिछले कुछ सालों में लगता है कि सिर्फ ऐश किया और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया है। हाँ, ये याद रखना होगा कि केवल नौकरशाहों द्वारा बड़ी चीजें नहीं की जा सकती, उनको वही कर सकता है जो नेतृत्व कर सकता और जो मजबूत एवं दूरगामी फैसले ले सकता है। जब सरकार में बैठे लोगों को निगाह और लक्ष्य इन चीज़ों की तरफ होता है और उसमें गंभीरता होती है, तो वैसे वे ही लोग विभिन्न देशों और स्थानों पर लगाए जाते हैं, और उन्हें पता होता है कि उनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि उनको स्पष्ट निर्देश रहता है कि अगले कुछ सालों का लक्ष्य क्या है। सरकार भले बदल जाए पर देश का लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। यह किसी देश की तरक्की और मजबूती की मुख्य बुनियाद है। इसलिए बुनियाद यह भी है कि सिर्फ चुनाव के 3-4 महीने
कोई कुछ भी कर ले और बाकी दिनों विपक्ष भी अपनी धार भूमिका निभाए, चाहे वो जब चाहे जो भी हो, पर सभी मुख्य बड़े नेताओं, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष और खुफिया विभागों के भी पूर्व काबिल लोगों की लगातार ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा और विचार विमर्श, सूचनाओं और भविष्य की योजनाओं पर गोपनीयता रणनीतियों पर निर्धारण लगातार होते रहना जरूरी है, क्योंकि देश सबका है और लोकतंत्र है, तो कोई भी कभी भी सत्ता में हो सकता है और कोई भी विरोध में। और चूंकि सभी के कुछ अनुभव भी हैं और कुछ भविष्य के सपने भी हैं, तो देश उन सभी विचारों और रणनीतियों का लाभ क्यों नहीं ले पाता या उससे वंचित क्यों रहे। आदर्श व्यवस्था तो यही है, नेपाल से लड़कर नहीं, मिलकर तथा उसकी तथा वहाँ की समाज की जिंदगी में ने घुसकर और जनता से जनता के संवाद को बढ़ाकर बहुत कुछ ठीक भी किया जा सकता है और हासिल भी किया जा सकता है। जैसा कि पिछले दिनों से रिपोर्ट आ रही है कि अब ओपी ओली शर्मा की जो सरकार है, केपी ओली शर्मा की सरकार का विरोध नेपाल की जनता करना शुरू कर दी है। विभिन्न वीडियो के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ के लोग अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिए हैं और सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं। उनको अब ये एहसास हो गया है कि जो ये नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नेपाल को अब चीन के हाथों बेचना शुरू कर दिया। आज के समय में क्या है कि सभी लोग सोशल मीडिया पर हैं और हर देश के नागरिक स्थिति की जानकारी करीब करीब हर देश के नागरिकों को होती ही होती है। तो विभिन्न माध्यमों से वहाँ के लोग भी जागरूक हुए हैं और उनको भी कहीं ना कहीं ये आभास है कि अगर चीन का नेपाल के ऊपर वर्चस्व आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा होगा। बात कुछ दिन पहले की है कि नेपाल की जो रवैया है वो कहीं ना कहीं काफ़ी चिंतास्पद हो गया था भारत के लिए, फिलहाल है भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत के उच्चाधिकारी हैं वहाँ पे जो उनके विपक्षी सरकार के मंत्री, विपक्षी सरकार, उनके जो बड़े नेता हैं, जो उनके बड़े समाज सेवी हैं, उनसे जाकर घुले मिले तमाम तरह के बातचीत करें तो जो ये हो सकता है हालात है, सरकार खुद मजबूर हो जाए कि पीछे हट जाए और जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो जाए। क्योंकि इस कोरोना संकट में और इस दौर में हम किसी भी तरीके से, किसी भी देश से पूरी तरीके से हम कट नहीं सकते, उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि आज के वैश्विक मंच पर कहीं ना कहीं हर देश की अपनी एक अलग छाप है और भारत के साथ जो नेपाल का संबंध है वो काफ़ी पुराना है, एक ऐतिहासिक भी, एक पौराणिक भी, हमारी एक अपनी कह सकते हैं कि एक अलग लगाव है नेपाल के लोगों से, नेपाल के नागरिकों से, नेपाल की भूभाग से, नेपाल की ज़मीन से। जहाँ तक अभी के हालात का सवाल है तो उसे सरकार का नहीं बल्कि देश का सवाल बनना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय सभी विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से मोदी सरकार की नीतियों और फैसले पर जो भी हैं साथ में खड़ी हैं, लेकिन कांग्रेस की जो कह सकते हैं कि एक बचकानी हरकत है वो अभी भी सरकार से सवाल जवाब कर रही है। इस समय क्या है कि सरकार का साथ देने का वक्त है, सवाल जवाब तो होते रहेंगे, पक्ष विपक्ष के मसले तो आते जाते रहते हैं, आज हमारी सरकार है, कल आपकी सरकार होगी, तमाम तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, ये चीज़ें बदलता नहीं है, लेकिन जो सर्वोपरि चीज़ होता है वो देश होता है, देश की गरिमा होती है, देश का सम्मान होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि जो उसका विरोध है वो अभी फिलहाल के लिए तो बंद कर दे, फिर जब सब कुछ हालात सामान्य होंगे तो अपनी एक सूची बनाए, हर पार्टियां बनाती हैं, फिर सवाल जवाब देश के साथ करेगी। जनता आज भी, आज के समय में जनता पहले जैसे नहीं है, मूर्ख नहीं है, जनता भी अगर आप सही होंगे तो जनता भी आपके साथ होगी, लेकिन जो वर्तमान हालात हैं उसके हिसाब से कुछ बिंदु हैं, उसको कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। आर्थिक मोर्चे के लिए एक सर्वदलीय और सर्वकालिक जानकार लोगों का समूह बने, नेपाल के लिए एक समूह बने जिसमें उसकी जानकारी तथा वहां के अच्छे संबंध रखने वाले नेता, किसी भी दल के विदेश बड़े धर्मगुरु, नेपाल के एक्सपर्ट, विदेश सेवा के लोग, वहां पर काम कर चुके खुफिया विभाग के लोग इत्यादि हों। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका सहित अन्य अलग अलग देशों के लिए भी एक ऐसा ही समूह या संगठन बने। पाकिस्तान के लिए उसको हैंडल कर चुके और सफलता से चीजों को अंजाम दे चुके लोगों का एक समूह बने। चीन के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधित्व मंडल चीन से वार्ता करे और साथ साथ अपनी क्षमता और रणनीति के अनुसार सेना अपना काम तत्काल शुरू करे,
और भारत लाइन ऑफ कंट्रोल का एक नक्शा तत्काल जारी करे, उसके अनुसार चीन को वापस जाने को मजबूर करे, अन्यथा फिलहाल जहां भारत के पक्ष में परिस्थितियां हों उन इलाकों में उसे ज़्यादा किलोमीटर अंदर तक जाकर बैठ जाए। साथ ही वियतनाम, जापान सहित जिन देशों से चीन के हित टकराते हैं उन सभी देशों के लिए एक तत्काल मंत्री या पूर्व मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधित्व मंडल भेजकर आक्रामक रणनीतियां अपनाने का संदेश दे। पर अब जो भी करना है मजबूती से करना है और अस्थायी करना है। रूस ईरान के साथ हुई गलती का सुधार भी जरूरी एजेंडा होना चाहिए। देश संकट में है तो चुनाव और रणनीति संकट के लोग देखे, चाहे सत्ता हो या विपक्ष, पर सत्ता के पदों पर बैठे लोग और विपक्ष में बैठे ये जिम्मेदारियां निभा चुके लोग फिलहाल देश बनाने और बचाने के काम में जुटे। ये तो रहा एक, कह सकते हैं कि विचार, एक मंथन कि सरकार की जो अभी की नीतियां हैं उसमें कुछ नीतिगत बदलाव की, कुछ ढांचागत बदलाव की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष के जो लोग हैं सभी लोग खराब ही हैं। जो उनके अच्छे किसी भी पार्टी के हों, जो एक्सपर्ट रह चुके हैं, उनके पास सरकार प्रस्ताव भेजे और वो विपक्ष के लोग भी आज पार्टीवाद से उठकर देश हित के लिए सरकार का पूरी तरीके से कर्तव्यनिष्ठता के साथ दें, तभी देश बच पाएगा, तभी देश की गरिमा बच पाएगी। और अमेरिका के कह सकते हैं कि आप लॉलीपॉप में भारत नहीं आए तो काफ़ी ज़्यादा हद तक सही है, क्योंकि नेपाल और रूस की तनातनी आम बात है। और कहीं ना कहीं अगर, माफ करिएगा, अमेरिका और रूस की तनातनी आम बात है। अगर कहीं ना कहीं अमेरिका हस्तक्षेप करता है तो रूस के साथ जो हमारे संबंध है, हर मुश्किलों में रूस ने हमारा साथ दिया है, उस संबंध में कहीं ना कहीं सेंध लग जाएगी। तो सरकार ऐसी नीतियां बनाए, ऐसा अपना एजेंडा सेट करे और जो भी सामाजिक विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ और विभिन्न बड़े पदों पर आसीन लोग हैं उनके साथ तत्कालिक बैठ के करते जाए। आज के टाइम में क्या है कि सब कुछ आप 24 घंटे ऑनलाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो बार बार एलएसी को लेकर और विभिन्न सीमा को लेकर बार बार झूठी अफवाहें, विभिन्न खबरें आ रही हैं, सच क्या है झूठ क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन किसी भी देश के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक खतरा है। देश इस पर तत्काल लगाम लगाए कि हर जो भी सुरक्षा, सीमा सुरक्षा से जुड़े सवाल जवाब हैं, जो भी रिपोर्ट है, उसको तुरंत इतना जल्दी इंटरनेट पर वायरल ना होने दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमारे देश की जो सुरक्षा है, जो देश की गरिमा है, उस पर विभिन्न देश के लोगों की नजर पड़ती है, सेंध लगाए बैठे हैं। तो ऐसे में नेपाल, चीन का आप देखिए, चीन की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नहीं आती है। अब भारत की तरफ से दिन भर में 50 विशेषज्ञ बैठे हैं सोशल मीडिया पर कि चीन का कब्जा यहाँ तक हो गया, भारत का ये हो गया, वो तमाम चीजें, ये सब फालतू की नरगल बातें जो हैं, इसको सरकार को रोक लगाना चाहिए कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे देश हित से जुड़ा सवाल है। और क्या नाम है, जो सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है कि हर खबरों का इतनी जल्दी से उसको वायरल किया जाए, उसको इतना जल्दी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर उसको फैलाया जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा रक्षा से जुड़ा सवाल है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं हमारे आम नागरिकों को भी सोचना चाहिए। उनकी भी एक जवाबदेही बनती है, उनका भी एक नैतिक कर्तव्य है कि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। आप तो सोशल मीडिया पर डाल के चले जाते हैं और विभिन्न देशों के, पूरे विदेशों में ये सब घटनाएं लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी गरिमा, हमारी सरकार, हमारे देश के लिए उचित नहीं है। तो देश की जनता भी जागरूक हो, सरकार को भी जो अपने फैसले हैं उसको उस पर अमल करना चाहिए। जो नीतियां, उस पर थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है और लड़के नहीं, संभल के और एक कूटनीति के साथ नेपाल और चीन और पाकिस्तान के साथ निपटा जाए तो काफ़ी हद तक सही रहेगा हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी देश की जनता के लिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए विचार के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो बराबर में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।